पहला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज। 6 रेशोज होती हैं टोटल। तो पहले कुछ कुछ बेसिक समझ लो ट्रिगो के, उसके बाद उसमें आते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वगैरह सारी करते रहेंगे। तो पहले सिंपल सी एक चीज आपको समझनी है। जब हम छोटे थे तो राइट एंगल ट्रायंगल था। राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड जो होती है ना, उसके नाम ना साइड से हट करके ना कुछ अच्छे नाम दिए हुए हैं इसको। और वो 3 अच्छे नाम क्या क्या है पता है? वो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये 3 नाम रखे हुए हैं इसके पढ़ने वालों ने या इसकी मम्मी ने। इसके 3 नाम रखे हुए साइड्स के, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो एक सबसे सिंपल सी जो साइड होती है, ये होता है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड है ना, वो कभी चेंज नहीं होती। इस साइड को ये जो होती है, ये लॉन्गेस्ट साइड होती है और इसी को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो याद रखना, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। अभी तक हम लोग 9th क्लास तक जितना भी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्लास 7th में, क्लास 8th में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते आए हैं, तो ट्रायंगल्स का एरिया होता था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, एक ही बात होती है। तो उस केस में ना हमें सिखाया जाता था, देखो एक चीज बताओ, ये ट्रायंगल है, इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है? अगर मैं इसको ऐसे देख लेता हूं, अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूं तो परपेंडिकुलर कौन सा है? ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ऐसा ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ट्रायंगल को ट्विस्ट कर दूं इस ट्रायंगल को, तो अब क्या होगा? हमें आदत है ये देखने की नॉर्मली की जो परपेंडिकुलर होती है ना, वो ऐसे स्टैंडिंग वाली, जो स्टैंडिंग लाइन जो होती है, जब हम छोटे थे ना हमें बोला जाता था स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो जो स्टैंडिंग लाइन होती है तो उसको बोलते हैं वो परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो जब तक आपको रेशोज नहीं निकाल रहे हो, तब तक ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है, ये बेस भी हो सकती है। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, कोई फर्क नहीं है। यानी अगर मैं आपको बाय चांस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की कोशिश करूं, तो आपको इन दोनों साइड में से आपको पता लगाने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर और कौन सी साइड बेस है। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको सिर्फ इन दोनों साइड को हाफ से मल्टीप्लाई करना होता है। सिमिलरली इस चैप्टर में जो बहुत काम आती है एक थ्योरम, वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। तो उस केस में भी अगर मैं आपको नॉर्मली ये बात बोलूं कि ये परपेंडिकुलर है या ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज किससे डिनोट करते हैं हम लोग? एच से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब P की जगह पे कौन सा पुट करना है, B की जगह पे कौन सा पुट करना है, वाइल जस्ट फाइंडिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट या आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए P और B में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है। तो पहली बात क्या सीखी? एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती है। ठीक है। जब हम एरिया निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर बेस का हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो भी हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा परपेंडिकुलर है या फिर कौन सा बेस है। लेकिन बात आती है, हमने यहाँ पे पढ़ी कौन सी की, हमें निकालनी है रेशोज। हमें निकालनी है रेशोज। टोटल 6 रेशोज होती है। रेशोज जब भी निकलती हैं तो वो किसी ना किसी, प्लीज पहले एक और वापस एक बार बताता हूं, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता। परपेंडिकुलर और बेस जो होता है ना, वो डिपेंडेंट होता है कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, हम कौन से थीटा की बात कर रहे हैं। अब हम क्लास 10th में एंगल को थीटा बोलेंगे। एंगल जो होगा वो डिनोट होगा किससे? थीटा वर्ड से, नॉर्मल। तो बाकी की यार देखो, मैं दोबारा बता रहा हूं, परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, ये दोनों की दोनों बातें डिपेंड करेंगी किस पे? कि आप कौन से एंगल की बात कर रहे हो, कौन से थीटा की बात कर रहे हो। तो पहली बात समझनी है, अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं, अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं, आयुष ध्यान से सुनना, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है बस। हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज नहीं हुई, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं हुई। अगर थीटा ये है तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो अब बेचारी एक ही बच गई,
वो क्या होगी, वो बेस होगी। और इसी तरह अगर बाई चांस मैं इस थीटा की बात करता, अगर मैं इस थीटा की बात करता तो क्या होता, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती। तो आप ये नहीं सोचना कि यार ये तो एक स्लीपिंग लाइन है, ये परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है, तो उसके लिए आप इसको याद कर लेना। ये जो साइड है, ये स्लीपिंग साइड, जब मैं इसको रिवॉल्व करता हूं ट्राइंगल को, ट्विस्ट करता हूं इसको ट्राइंगल को, तो ये परपेंडिकुलर बन जाता है। ठीक है, हमने 7th क्लास में एक ये चीज पढ़ी भी हुई है कि सिर्फ एक ही ऐसा ट्राइंगल है जिस ट्राइंगल की 2 साइड्स ही एल्टीट्यूड होती है, और उस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो हम बात कर रहे थे, वापस एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं नॉर्मल कोई भी। अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। अब जब तक प्रैक्टिस नहीं होती ना, जब तक समझ में नहीं आता, इसको ऐसे मार्क कर लेना कि ये परपेंडिकुलर है। अगर ये 90 डिग्री है, ये तो हमेशा ही हाइपोटेन्यूज होती है। बचा क्या, बेस। तो जब मैं छोटा था ना, तब से लेकर आज तक एक ही चीज चलती आ रही है रेशोस को याद करने के लिए। वो क्या रेशोस क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये रेशोस है 3। याद करने का तरीका क्या है, स्टूपिडिटी है, सारे लोग करते हैं, सिर्फ बता रहा हूं 10-12 क्वेश्चंस कर लोगे तो याद हो जाएगा कि दिस इज P बाय H, दिस इज B बाय H, और ये P बाय B। S स्टैंड्स फॉर साइन थीटा, सोना का जो S लिखा था, S स्टैंड्स फॉर साइन थीटा। C स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा, T स्टैंड्स फॉर टेन थीटा। ठीक है, अब ये तो 3 रेशो हुई। आप बोलोगे सर आपने तो कितनी रेशो बोली थी, 6 रेशो बोली थी। तो अगली रेशो आएगी कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के लिए प्लीज समझना, कॉसेक थीटा बहुत ही आसान होती है, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होती है। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर साइन थीटा P बाय H है तो ये क्या होगा, बस खत्म। या फिर अगर आपको बाई चांस रेशो दी हुई आ जाए, अगर आपको बोले साइन थीटा की रेशो 3/5 है, कॉसेक थीटा क्या है, निकालने की जरूरत ही नहीं है, उल्टा कर दो बस। नेक्स्ट रेशो इज सेक थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा H बाय B। लास्ट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो वो क्या आ जाएगा, B बाय P। ठीक है, तो ये क्या बोला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इससे ना, इसको अगर हटाऊं तो लास्ट ईयर हमारे पास एक बच्चा आया, उसने एक और नया जैसे जेंजी वाला एक सिखाया नया। उसने बोला पापा बियर पियोगे, कहता हाँ हाँ बेटा। कहता सर आप कहाँ पंडित बद्री प्रसाद बैठ गए, वो नया आ गया। मैंने बोला नहीं यार, मेरे पापा तो नहीं पीते, तो हम नहीं सिखाएंगे बच्चों को ये वाला। ठीक है, मैं किसी का एक ऐसी वीडियो आया तो देख रहा था, उसने बोला था पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये चीजें सुनने में अच्छी लग रही हैं, सिर्फ जहां जो बच्चा इतने सारे फॉर्मूला याद करेगा वो याद नहीं कर सकता। P बाय H, B बाय H और P बाय B। ठीक है, याद रहेगा। इस रेशो से रिलेटेड ना 3 केसेस हैं, 3 केसेस वाले क्वेश्चन है सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो पहला केस तो बिल्कुल नॉर्मल है, सिंपल सा। पहला केस क्या कहता है, पहला केस कहता है कि ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर। बोलेगा फॉर दिस गिवन ट्राइंगल ABC, इसकी ऑल T रेशोज। T रेशोज का मतलब ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज होता है, लिखा हुआ आता है। वो बोलेगा आपको कि ऑल 6 T रेशोज निकालो। तो T रेशोज से कंफ्यूज मत हो जाना, आपको पता ही होगा पूरे 10th में एक ही वर्ड पढ़ोगे आप रेशोज का।
रेशो के लिए एक चीज छोटे थे ना जब 6 क्लास में तो हमने सीखी थी। रेशो होती क्या है? एक फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। एक किसी भी फ्रैक्शन की दो चीजें ध्यान में रखनी होती है कि यूनिट सेम होनी चाहिए और किसी भी उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं और उसको रिड्यूस करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। हमने रिड्यूस फॉर्म करने के बाद ना हमने इसको इस स्टाइल में एक्सप्रेस नहीं करना, इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ देना। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पर अगर आपको नॉर्मली बोलूं कि इस क्वेश्चन में आपको सारी रेशोज निकालनी है, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? सबसे पहला काम ये होगा कि मैं ये एग्जामिन करूंगा यार मेरे इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, क्योंकि दुनिया इधर की उधर हो जाए एक चीज है जो नहीं बदलेगी, हाइपोटेन्यूज नहीं बदलेगा। तो कुछ दिनों के लिए आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये एच है। एच मीन्स कभी भी याद रखना, एच का मतलब अब हाइट नहीं है इसमें, एच का मतलब क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। एक्चुअली ना ये बेसिक प्रॉब्लम है, हम लोग जब 9th में भी पढ़ के आए थे ना हेरोन्स फॉर्मूला, तो उसमें हम एच डिनोट करते थे हाइट के लिए, यहाँ पे एच डिनोट होगा हाइपोटेन्यूज के लिए। ठीक है, कौन से एंगल की बात हो रही है? इस थीटा की बात हो रही है। तो थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस हो गया। अगर आपने ये चीजें कर ली, इसको बाइफर्केशन सीख लिया या इसका सीख लिया कि आप इसको पहचानते कैसे हो कि कौन सी टर्म इसमें कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है और कौन सा हाइपोटेन्यूज है, तो विन विन सिचुएशन है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल लिख देता हूँ। पहली रेशो कौन सी थी? साइन थीटा। साइन थीटा क्या था? P बाय एच। तो P कितना है इसमें? 3, H कितना है? तो यानी कि इसकी रेशो निकल गई, खत्म हो गया। अब 6 रेशो निकालनी है, तो मैं पहला दिमाग ही लगा लेता हूँ, साइन थीटा का उल्टा क्या था नीचे लिख लेता हूँ पहले। कॉसेक थीटा क्या होता है? मैं फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा, मैं तो बोल देता हूँ ये इसका उल्टा होता है, तो वो 5/3 हो गया। 2 रेशो तो निकल गई। क्लियर? दूसरी रेशो क्या थी? कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है B बाय एच। B कितना है? 4। हाइट वो हाइपोटेन्यूज कितना है? तो 4/5। ये निकालने का अगला दिमाग में लगाता है, इसका कितना लगाता हूँ? सेक पे। सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा 5/4। अब एक चीज और समझ लेना, वैसे टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा के दो चीजें सीखनी है हमने। टेन थीटा होता है P अपॉन बी, टेन थीटा होता है P अपॉन बी, और मैंने अभी आपको बताया था कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो दोनों से निकाल के देखते हैं। साइन P कितना है? 3, B कितना है? तो 3/4 हो गया। लेकिन मैं मैथमेटिकल एक और तरीके से बोलता हूँ, साइन थीटा की रेशो कितनी थी? 3/5। कॉस थीटा की रेशो कितनी थी? तो मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया, देखो 5 से 5 कट हो गया, तो भी इसकी वैल्यू 3/4 आ गई। तो यानी अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको साइन थीटा भी दिया हुआ है और कॉस थीटा भी दिया हुआ है और बोले टेन थीटा क्या है, तो सिर्फ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे तो टेन थीटा आ जाएगा। अब लास्ट कौन सी रेशो बची? कॉट थीटा। वो क्या होता है? 1/tan थीटा, 4/3। ये 6 रेशोज निकल गई, आंसर आ गया। अब आप बोलोगे सर ये तो केस 1 था, केस 2 क्या आएगा? तो केस 2 कुछ भी डी इसमें से इरेज नहीं कर रहा हूं। केस 2 क्या आएगा? केस 2 के लिए केस 2 में वो आपको एक ऐसा ट्रायंगल बना हुआ देगा और इस ट्रायंगल में बोलेगा इसकी सारी रेशोज निकालो। तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत बड़ी बात होगी, रेशोज निकालने की तो बोल रहे लेकिन एक साइड ही मिसिंग दे दी। तो हम वापस चले जाएंगे बैक टू क्लास 7। इसके अंदर क्या लगाएंगे? इस साइड को पहले लेट कर लेंगे x, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बोलेंगे? p² + b² = h²। लेकिन जब तक हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हमें कोई सोचना ही नहीं है कि परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा है, सीधा हमें यही पता है x² + 4² = 5², x² + 16 = 25, x² = 9, x की वैल्यू 3। तो 3 जो वैल्यू आई है मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन वापस सेम बन गया। तो आपका एक स्टेप पहले वाले क्वेश्चन से एक स्टेप कैसे बढ़ाया? एक साइड मिसिंग दे दी थी। क्लियर है? तो ये
केस 2 है। हाँ कोई भी, हाँ हाँ कोई भी हो सकता है, ये मिसिंग दे दे तो बोलता अब रेशियोज निकालो। तो जैसे वो एक बॉर्नविटा ने एक टैगलाइन यूज करी हुई है ना अपनी, बॉर्नविटा ने एक यूज है, नहीं वो माउंटेन ड्यू की है, डर के आगे जीत है। बॉर्नविटा ने वो एक टैगलाइन बनाई हुई है अपनी, तैयारी जीत की बनाई हुई है। तो तैयारी जीत की करने के लिए इसके अंदर, ट्रिगो के अंदर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद कर लो। कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं जो बहुत कॉमन यूज होते हैं। अब पहला मन में सवाल किस किस के आ रहा है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं? 3 ऐसी साइड जो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर सकती हैं, यानी जो पाइथागोरस थ्योरम को जस्टिफाई कर सकती हैं, उन 3 साइड्स को, उन तीनों के कॉम्बिनेशन को पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। और हमारे इस पूरे चैप्टर में सबसे कॉमनली यूज 8-10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है जो बहुत काम आते हैं। अब वो क्या होगा, हाथी के दांत की तरह का क्वेश्चन रह जाएगा। क्वेश्चन तो देखते ही आपको पता लग जाएगा कि यार इसका आंसर तो यही आएगा। तो प्लीज ध्यान रखना, मोस्ट कॉमनली यूज पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5। यानी अगर आपको कोई बाय चांस ट्राइंगल दिया हुआ आ जाए, ये 3 है ये 4 है, तो अब आपको वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, अब आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि ये 5 सेंटीमीटर है। फायदा क्या होगा? एमसीक्यूज में फायदा होगा। जब एमसीक्यूज आएंगे तो जितनी देर तक बच्चे नॉर्मली अभी कैलकुलेट कर रहे होंगे, हम इसका आंसर निकालेंगे। तो ये मस्ट है, 8-10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद करना मस्ट है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? ये वो ट्रिपलेट्स हैं जो बहुत कॉमन दिखेंगे, बहुत कॉमन। ये एटलीस्ट सबको पता होना चाहिए कि ये ट्रिपलेट्स क्या हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चालाकी भी ध्यान रखनी है। होता क्या है, कई बार एक चीज इसके चीज में ना, तो ये ट्रिपलेट क्या बनेगा, एक साइड 3 या 4 और तीसरी साइड क्या होगी? नहीं, यही तो पाप लगेगा तुम्हें। वो खेलिए, लूडो खेलिए कभी, उस स्नेक्स एंड लैडर में 99 पे एक सांप बैठा होता है, वो ऐसे बच्चों को ही सांप काटता है। भाई इस ट्रिपलेट के लिए सबसे बड़ी साइड हाई, ये हाइपोटेन्यूज है, इसमें हाइपोटेन्यूज 5 होनी चाहिए थी। इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज ही ये दी हुई है, इसका मतलब ये साइड √7 आएगी। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। इसमें ये काम नहीं करेगा। क्यों सर? ध्यान रखना है कि जो ये साइड दी हुई है, ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंगली दी हुई है, या कुछ अलग सोचवाने उन्होंने हमें कुछ और पंगे में डाला है। ठीक है, अगर ये लॉन्गेस्ट साइड है तो ये ट्रिपलेट कभी नहीं लग सकता। ऐसे एक दो क्वेश्चन है जो आपको तंग करते हैं इसमें। अगर बाई चांस ये ऐसा दिया होता, ये दिया होता 7 और ये दिया होता 25, तो भाई साहब किसी भी कीमत पे ये 24 ही होता और कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये प्रूवन है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, यही होते और कुछ नहीं होता। ठीक है, और एक छोटा सा चीट कोड और, एक छोटा सा चीट कोड और जो बहुत काम आएगा इसमें या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में या कहीं पे भी, और ध्यान से देख लेना। ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर इसकी ये साइड 5 है और ये साइड भी 5 है, इसकी हाइपोटेन्यूज क्या होगी? दिमाग नहीं लगाना हमने, बहुत आसान है। दोनों साइड क्या है? 5, इसके आगे रूट लगा दो बस, ये याद रखना। बाय चांस अगर मैं आपको बोलूं कि एक स्क्वायर है, कहीं और भी काम आ सकता है, वो आपको बोल दूं कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड है 5 सेंटीमीटर की, तो डायगोनल कितना होगा? 5√2 होगा। आयुष इतनी देर से सोच रहा है क्या करा, कैसे हुआ है ना? मैं वो शक्ल से पता लग रहा है। ये देख सर,
5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 50 इज इक्वल टू h स्क्वायर। h इज इक्वल टू अंडर रूट 50, इसका मतलब होता है 5 रूट 2। सिर्फ रूट 2 लगेगा सर। अगर आप बोलोगे सर ये भी 7 है, ये भी 7 है, सर 7 रूट 2 हो जाएगा। ट्राइड एंड टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड। अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा? पक्का 10 रूट 2 होगा, गारंटी है। नहीं है, है? तो लिख के दे दिया ना तुझे, रिटर्न में दे दिया अपने एक्सपीरियंस से, सफेद बालों के एक्सपीरियंस से लिख के दे दिया, रूट 2 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना? प्लीज जो मैंने बोला वो आपको कहना है कि बस वही होगा ही होगा, रूट 3 नहीं आ सकता। मैं चाहता तो बोल देता ना, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? किसी भी केस में यार, कौन सा इवन नंबर बोल, कौन सा बुलाऊं? 10 बोला तो था, 6 ये ले 6, ये 6 है, ये 6 है भाई, ये कहता है बताओ क्या आएगा, वर्किंग करके प्रूव कर देता हूँ। ये है 6 का स्क्वायर, ये भी है 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, राइट? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 36 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, राइट? 36 प्लस 36 कितना होता है? 72 का अंडर रूट निकालना। 72 का अंडर रूट, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो आता है 36 2 जा, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? यही होता है। मैंने इसीलिए बोला देयर आर नो टर्म्स एंड कंडीशन। कोई भी साइड होगी, कोई भी साइड, उसके आगे रूट 2 लगा देंगे हाइपोटेन्यूज के लिए। और उल्टा करने के लिए अगर हाइपोटेन्यूज दी हुई है तो इसके आगे से रूट हटा देंगे, बस ये दोनों साइड लिख देंगे। केस 3 वो आपको बोलेगा कि एक ट्राइंगल है, उसमें साइन थीटा 3/5 है, बाकी रेशोज निकाल। वो बोलेगा, क्या बोल रहा है कि साइन, एक ट्राइंगल गिवन, एक ट्राइंगल में साइन थीटा की जो रेशो है वो 3/5 है, बाकी रेशोज निकालने। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एक छोटा सा फटाफट से ट्राइंगल बना लेंगे, इसको लिख लेंगे थीटा। ये होता गया साइन थीटा p/h। तो इसका मतलब है इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला। तो परपेंडिकुलर कितना है और हाइपोटेन्यूज कितना है? अगर हम इसको ये लिखेंगे तो गलत होगा, टेक्निकली रॉन्ग होगा। अब पूछ, ध्यान से समझना क्यों। ये दिया क्या हुआ था? रेशो दी हुई थी, और रेशो क्या होती है? किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर मैं नॉर्मली बोलूं, तेरी एज कितनी है बेटा? इसकी एज है 14 ईयर्स और मेरी एज है 42 ईयर्स, ठीक है? दोनों की एज की रेशो निकाल लेते हैं। हमारी एज की रेशो क्या निकली? क्या इसका मतलब यह है कि जोहान 1 साल का और मैं 3 साल का हूं? अरे ये तो रेशो है। इसका मतलब तो यह है कि इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इन दोनों टर्म्स का कुछ ना कुछ HCF रहा था जिससे इसको डिवाइड किया हुआ है। तो याद रखना, जैसे 6, 7, 8 क्लास में नॉर्मली जब रेशो दी होती थी, हम रेशो के आगे क्या लगा देते थे? x लगा देते थे। तो सिमिलर केस में हम इसके आगे k लगा देंगे। हम इसके आगे क्या लगा देंगे? k लगा देंगे। ये 3k, ये 5k। अब बाकी का काम सेम ही है, काम में कोई फर्क नहीं है। वही पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, देखो ध्यान से। ये एक साइड है, ये x ले लेता हूं एक साइड एक बार के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9k स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये वहां जाके माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? x नहीं सर, k भी आएगा ना। अगर k के स्क्वायर का रूट करूंगा तो क्या आएगा? k भी आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 4k। सिंपल। अब एक बात बताओ, साइन थीटा की रेशो दी हुई थी। अब मैं यहाँ पे एक बार, कॉसेक थीटा कितना होगा? कॉसेक थीटा तो सीधा इसका उल्टा हो गया। अब मैं अगर नॉर्मली आपसे इसके अंदर में कॉस थीटा की रेशो पूछूं तो बेस कितना है इसमें? 4k। हाइपोटेन्यूज कितना है? होगा कुछ नहीं, k से k दोबारा कट हो जाएगा, रेशो वही टर्म्स में आएगी। जो आप बिना k लगाए, बिना x लगाए लगते हैं, आंसर वही आना है। लेकिन हमें टेक्निकली अपनी चीज को, फैक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि एक रेशो दी हुई है, इसलिए रेशो के आगे k लगाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल,
ये वर्किंग भी करनी जरूरी होगी। जिसमें भी साइड नहीं गिवन होगी आपको उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके दिखानी पड़ेगी। cos थीटा 4/5 आ गया, तो sec थीटा tan थीटा भी निकाल लेता हूं इस केस में। tan थीटा कितना है 3k/4k, क्योंकि tan थीटा कितना होता है p/b, k से k फिर कट हो गया, आंसर आ गया। अगर ये tan थीटा आ गया तो cot थीटा कितना होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज की बेसिक्स खत्म हो गए, अब प्रैक्टिस।